हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। आज जो हम लोग सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लेकर आए हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट। जी हाँ, कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा इग्नू के अंदर वो है BRL 013 या फिर BRL 109। ठीक है, अगर आपका कोड 013 है या फिर 109 है, इनके आगे BRL लिखा हुआ है, समझ लेना कि आपका ये जो पेपर है वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही वाले रहने वाले हैं। कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का ये PDF आज हम लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करनी है, बिना खर्चा किए, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। उनके लिए सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक PDF प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो BBA है, चाहे वो BCom है, चाहे वो MBA है, चाहे MCom है, चाहे वो फिर B.Ed है। सारे सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल यहाँ पे डाला जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे लेते हो इस PDF को तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो पेड रहेगी, क्योंकि हमें भी अपनी टीम को, जो हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है इन PDFs को बनाने में, और भी बहुत सारे जो काम होते हैं उसको करने के लिए टीम रखी हुई है, उस टीम को मैनेज करने के लिए हमें एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करना पड़ता है। जो फ्री में पढ़ेंगे वो यहीं से पढ़ सकते हैं, पर व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वो एक रीजनेबल सा प्राइस है जो आप अफोर्ड भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है ये। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने खुद एनालाइज किए हैं और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन 100% यही होंगे। पेपर की बिल्कुल गारंटी है कि 100% पेपर यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, 2-4% ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, यानी कि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आए। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन सेम हो भी सकता है और नहीं भी, बट टॉपिक यही होंगे, सोल्यूशन यही होंगे, बट घुमा करके पूछा जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट? एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कस्टमर वैल्यू एंड सुटेबल एग्जांपल। इग्नू यूनिवर्सिटी में मैं चाहे बोलूं चाहे ना बोलूं, यूनिवर्सिटी बोले ना बोले, एग्जाम्पल तैयार करके जाना ही जाना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा ही जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट? BBA वाले स्टूडेंट, ओल्ड और न्यू दोनों के लिए वीडियो बनाई जा रही है ये। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम शॉर्ट में CVM भी बोलते हैं, और इसके फीचर पूछे, डिटर्मिनेंट्स पूछे, मेरिट्स पूछे, सबके सोल्यूशन यही मिलेंगे। सबसे पहले कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का मतलब होता है refers to the process through which an organization create, deliver and maintain superior value for customer in order to achieve customer satisfaction, loyalty, long term profitability। देखो, BBA में जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, BRL 109, 108, 1010, 1013, तो ये सारे सब्जेक्ट ना कुछ सिमिलर सिमिलर से लगते हैं और ऐसा लगेगा कि ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। माइनर से डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है और कस्टमर के बारे में ही ज्यादातर बात होती है। कस्टमर हमारा भगवान का रूप है, ये समझ के हमें किताब को पढ़ना रहता है। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं मेन टॉपिक को बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल से रिलेट करती हूँ। कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट से मतलब यही है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो क्रिएट करती है, डिलीवर करती है, मेंटेन करती है सुपीरियर वैल्यू फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए एक अच्छी सर्विस देना, उनको सर्विस डिलीवर करना, ये सारे काम जो हैं CVM के होते हैं। नाम से भी लिया कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, जिससे कि अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, उसको अच्छी सर्विस डिलीवरी मिलेगी, उसको ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे रिलेटेड सर्विस मिलेगी, तो कस्टमर से उसको क्या मिलेगा बदले में? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉयल्टी मिलेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि अगर आज हम कस्टमर को खुश कर देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको अच्छी अच्छी सर्विसेज देते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर देते हैं, तो कस्टमर कहाँ भाग के जाएगा? वो तो हमारे पास आएगा। अगर हम उसको अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं तो कस्टमर आता रहेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा, कस्टमर की लॉयल्टी भी बनी रहेगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बना रहेगा।
तो यानी कि ये फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की नीड को पकड़ो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये स्टडी की जाती है कि कस्टमर की ज़रूरत को पकड़ना चाहिए एंड उनको एक अच्छी प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर करनी है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके कंपेयर टू द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जो भी सामान खरीदा तो उसने कुछ ना कुछ पे किया, 100 रुपए का सामान लिया, 200 का लिया, 300 का लिया, लेकिन उसको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिला कंपैरेटिवली अदर्स के, तो भाई वो क्यों नहीं खुश होगा, वो क्यों नहीं आपकी दुकान पे दोबारा से आएगा। सो यहाँ पे कस्टमर वैल्यू के कुछ यहाँ डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। आप खुद सोचो, जब आप इसका पेपर देने जाओगे तो आपको ये समझ के पेपर देना है कि जो कस्टमर होते हैं उनके साथ क्या-क्या डीलिंग हो सकती है, क्या-क्या चीज़ें उनको अच्छे से मिलेंगी, कस्टमर की एक वैल्यू कैसे एनहांस होगी, आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा। अगर उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, प्राइस अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो भाई वो खुश ही खुश है कस्टमर। तो यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बेटर क्वालिटी जो होती है वो कस्टमर के सैटिस्फैक्शन को बढ़ा देती है। ड्यूरेबल स्मार्टफोन अट्रैक्ट मोर बायर। अगर एक अच्छा स्मार्टफोन होता है तो वो बायर्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। अब आप सोचोगे कि अगर किसी दो ने जो है, मान लो एक गली है, गली में आपके 50 घर है जिसमें से दो लोगों ने एक स्मार्टफोन खरीदा, तो आप सोचो कि वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे और लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन ने चार लोगों को उसके बारे में बताया, फिर चार ने आगे चार को बताया, सो बायर्स को उसने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, प्राइस भी है, प्राइस रीजनेबल होगा, जैसे बजट एयरलाइंस ऑफर अफोर्डेबल ट्रेवल। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके लिख सकते हैं। सर्विस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो होती हैं वो इजी रिटर्न्स ले लेती है, अगर आज वो अपना रिटर्न बंद कर दे तो कोई सामान मंगाएगा, सोचेंगे सामान तो वापस होता नहीं है और पैसे अलग वेस्ट होते हैं, इसलिए मंगाओ ही मत। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपको आज सर्विस क्वालिटी अच्छी मिल रही है इसीलिए आप आराम से फटाफट ऑर्डर कर लेते हो, क्योंकि वो सामान वापस भी हो जाता है। ब्रांड इमेज भी इंक्रीज होती है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जो होते हैं वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं। कस्टमर प्रेफर करता है ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज। अगर उसको कोई जूते खरीदते हैं तो भाई वो ब्रांडेड खरीदेगा, तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, भले ही वो थोड़े महंगे हो। कहते हैं ना, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सस्ता वाला जो होता है, सस्ता होवे जो होता है वो बार बार, महंगा होवे एक बार। तो ये पंजाबी में भी एक डायलॉग आता है ये, और हिंदी में भी आपने सुना होगा। सो महंगी चीज जो होती है, थोड़ी सी कॉस्टली जो ब्रांडिंग की होती है, वो काफी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। आप किसी कपड़े को भी उठा के देख लो, अगर आप H&M से शॉपिंग कर रहे हो और वहीं आप एक फड़ी से एक टॉप खरीद रहे हो, और उधर आप H&M से कोई ड्रेस खरीद रहे हो, दोनों में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि H&M से बेसिकली मैं भी शॉपिंग करती हूँ, सो मुझे पता है कि कैसा स्टफ है, आप लोगों ने भी करी होगी। कन्वीनियंस क्या है, इजी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, इंप्रूव वैल्यू। ठीक है, फूड डिलीवरी ऐप सेव टाइम। जो फूड के डिलीवरी ऐप्स होते हैं वो आपके टाइम को बचाते हैं, कहते हैं ना कि 20 मिनट में, 30 मिनट में डिलीवर करेंगे। इमोशनल वैल्यू, इमोशनल अटैचमेंट इंक्रीज करती है कस्टमर के प्रेफरेंस को, क्योंकि जो लग्जरीज गाड़ी होती हैं प्रोवाइड करती है, प्रेस्टीज एंड स्टेटस स्टेटस को दिखाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल दे। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कस्टमर वैल्यू विद एग्जांपल। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कस्टमर जो है, कि कस्टमर को अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, तो भाई कैसे खींचेंगे, खींचने का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को पकड़ना है, उसको बुलाना है, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है उसका। तो सबसे पहला क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अगर पेपर में घुमा के भी आएगा रिलेटेड टू कस्टमर, प्रोसेस पूछा है, ठीक है, डिटरमाइनिंग कस्टमर के स्टेप्स पूछे हैं, तो समझ लेना क्वेश्चन यही है। ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि एक दो बच्चे परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देके आते हैं और उनको टॉपिक का कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनियम वगैरह नहीं मालूम होता, फिर वो आके कमेंट में लिखते हैं कि मैम क्वेश्चन तो आया नहीं था। और उधर मैं चार बच्चों से उधर रिव्यू ले रही होती हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो बताते हैं जो पढ़ के गए होते हैं, जिन्होंने ढंग से वीडियो सुनी होती है और अच्छे से पढ़ाई करी होती है, वो कहते हैं सारे क्वेश्चन मैम आप ही की पीडीएफ से आए थे। तो वो जो 1-2% वाले बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि सिनोनियम वगैरह भी पढ़ के जाने होते हैं, और आपको अनदर नेम आने चाहिए, और क्वेश्चन कैसे रोटेट होके पूछा जाएगा ये भी पता होना चाहिए। ठीक है,
सो यहाँ पे जो है मान लो एक्सप्लेन द प्रोसेस की जगह स्टेप पूछ लिया, बच्चे सोचेंगे मैम ये वाला क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं था। तो ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है। समझ गए ना? 1-2% के लिए बोल रही हूँ, बस सबके लिए नहीं बोल रही मैं, ठीक है? सो सबसे पहले, अब इसको आप मेरी डांट मत समझना, क्योंकि मेरे को जो है हर हर बच्चे को बताना होता है हर एक चीज, तो मैं क्लियर कट बोलती हूँ, ठीक है? तो अगर बुरा लग रहा है कि नहीं बच्चों को, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मेरे को जो है अवेयर करना है, तुम लोगों को हर एक चीज बताने की है, ठीक है? क्योंकि हर बच्चे का कमेंट का रिप्लाई हो नहीं पाता, क्योंकि अभी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है अभी। सो सबसे पहले तो कस्टमर वैल्यू को डिटरमाइन करने का मतलब क्या है कि कस्टमर को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, expect from a product or the service on the measuring how will the organization fulfill the expectation, कि कैसे आप एक इंडिविजुअल की, कैसे कस्टमर की जरूरत को, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करोगे। जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं, उसकी जरूरत को नहीं जानोगे, कस्टमर की जरूरत क्या है, किस प्राइस पे वो लेना चाहता है, तो हम उसकी जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? तो कंपनीज एनालाइज करती हैं कस्टमर की प्रेफरेंस को, बेनिफिट को, एंड उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे इंप्रूव करना है। तो नंबर 1 स्टेप आता है सबसे पहले कस्टमर की नीड को पहचानना है, और ये काम किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही सामान बेचेगी, तो वही पता लगाएगी कस्टमर की नीड क्या है, यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, उसको समझना, उसकी प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट के बेनिफिट को एनालाइज करना है, यानी कि स्टडी फंक्शनल एंड इमोशनल सोशल बेनिफिट, यानी पे सारे तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो पता होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। प्राइस, टाइम, एफर्ट, रिस्क इन्वॉल्व, सब कुछ पता होना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे ये सामान बिक सकता है, कितने पे नहीं बिकेगा। फिर कंपेयर करना कॉम्पिटिटर, यानी कि इवैल्यूएट कॉम्पिटिटर ऑफरिंग एंड मार्केट स्टैंडर्ड, कि अगर किसी दुकानदार ने लेट सपोज 10 रुपए में 2 चॉकलेट्स दे रहा है, तो सामने वाला 3 क्यों दे रहा है, क्या ऑफर कर रहा है। एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे पता लगता है? आपको कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट करना है। अगर आपकी दुकान में 4 कस्टमर आ रहे हैं, तो उनके फीडबैक भी साथ साथ लेने हैं, रिव्यू भी साथ साथ लेने हैं। लेट सपोज अभी मैं कुछ दिन पहले जो है चुनमुन स्टोर पे गई थी, ठीक है? अब वहां पे क्या था कि वैसे तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो रिव्यू तो हर जगह होता है, कोई ऑनलाइन लेता है और कोई ऑफलाइन लेता है, बट इट्स डिपेंड अपॉन द प्लेस एंड सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो बट मैंने वहां पे, वो नया स्टोर खुला था चुनमुन का, ठीक है? तो वहां पे उन्होंने एक डायरी सी रखी हुई थी, और उन्होंने बोला कि भाई रिव्यू दे के जाना, ठीक है? तो भाई फीडबैक पता लगता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसा है, ठीक है? तो काफी सारी चीजें पता लगती हैं, तो वैल्यू डिलीवरी भी इससे इम्प्रूव होती है। आई होप आपको क्लियर है। मैं ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर समझ आएगा। सपोज Amazon वांट्स टू डिटरमाइन कस्टमर वैल्यू फॉर इट्स ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज कर लो कि Amazon जो है वो चाहता है कस्टमर की वैल्यू को डिटरमाइन करना, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज उन्हें मिल रही हैं। यानी कि द कंपनी आइडेंटिफाई द कस्टमर वांट्स फास्ट डिलीवरी। अब आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि क्वेश्चन यहाँ से भी पुट ऑन हो सकता है कि कोई, वो मान लो उन्होंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के दे दिया, सपोज यहाँ पे उन्होंने अमेजोन की जगह फ्लिपकार्ट कर दिया, मिंत्रा कर दिया, या कोई भी अनदर कोई ऐप का नेम डाल दिया, ठीक है? तो उससे एक जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि ऐसे ऐसे एक पर्सन है, ऐसे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो क्या क्या उसके डिटरमाइन कस्टमर वैल्यू के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे मैम आपने तो ऐसा कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं था। तो सोचो, अब कराया नहीं था, अब यही इसका आंसर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो कंपनी क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कस्टमर की वांट को, फास्ट डिलीवरी कैसे होगी, कम प्राइस पे उसको कैसे देना है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई चल रहा है, इतना ज्यादा हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इट स्टडी बेनिफिट्स सच एज प्रोडक्ट वेराइटी एंड कन्वीनियंस, कि भाई हमें ये भी पता लगाना है कि प्रोडक्ट की जो वेराइटी है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कन्वीनियंस फैक्टर है, कस्टमर की कॉस्ट को मेजर करना, डिलीवरी चार्जेस, वेटिंग टाइम, एंड जो भी सर्विसेज हैं उसके कॉम्पिटिटर के साथ उसको कंपेयर करना, कस्टमर के रिव्यू को एनालाइज करना कि भाई इसने ये प्रोडक्ट को लेकर के ये वाला रिव्यू क्यों दिया है, क्या हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत है या कस्टमर ने ही जानबूझ के दिया है। जरूरी नहीं है सारे फीडबैक सही हो, उसमें 2-3% गलत भी होते हैं, ठीक है?
जैसे स्टाफ ने अच्छे से बात नहीं करी तो उन्होंने सीधा प्रोडक्ट के ऊपर उंगली उठा दी, ठीक है। तो फीडबैक बेस्ड होता है। अमेजोन इंट्रोड्यूस 1 डे डिलीवरी एंड इजी रिटर्न पॉलिसी भी है। तो हर एक चीज की फैसिलिटी तो मिल रही है, बट यहाँ पर जो है हमें चीजों को पता लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर वैल्यू जनरेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो कुछ कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी होंगे, वो मैं छोड़ दूंगी। सो सबसे पहला फैक्टर आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट अगर अच्छा है, जैसे स्मार्ट टीवी विद इंटरनेट फीचर्स अगर मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट इनोवेशन कहलाएगा। यानी कि वो भी एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, जो कस्टमर की वैल्यू को जनरेट करने में मदद करता है। यानी कि कस्टमर वैल्यू यानी कस्टमर सर्विस, यानी अच्छी सर्विस जो होगी वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। जैसे 24/7 बैंकिंग सपोर्ट सर्विसेज आपको बैठे बैठाए मिल रही है। कोई पासवर्ड चेंज करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, पैसा डालना निकालना, ये सब टेक्नोलॉजी में आ रहा है। मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन देख लो, जी पे है, फोन पे है, गूगल पे है, ठीक है, ये सब है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आता है डिस्काउंट ऑफर दे दो फेस्टिवल के दौरान। फेयर प्राइसिंग इन्फ्लुएंसेस बाइंग डिसीजन। अब जैसे प्राइसिंग का क्या है, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जैसे कि अभी हमारी एक फैमिली बिजनेस है जो कि वाहेगुरु लूम्स के नाम से है, आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। सो वो बेसिकली हैंडलूम आइटम्स के लिए। सो वहाँ पे जो भी अभी फेस्टिवल्स गए हैं हमारे, ठीक है, जो भी हमारे फादर का जो 50 ईयर्स पुराना बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, और जिनको मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ अभी इन फ्यूचर करूंगी और कर भी रही हूँ। सो उस बिजनेस को भी मैं ऑनगोइंग चला रही हूँ। सो उसके अंदर क्या है कि फेस्टिवल के दौरान हम लोग जो है बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देते हैं हैंडलूम आइटम्स पे, ठीक है। सो मुझे याद आया, मैंने आपको बताया, जैसे दिवाली आ रही है, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे आपको। सो आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। सो उसके बाद है जैसे कि ब्रांड रेपुटेशन। ट्रस्टेड ब्रांड जनरेट करता है हायर वैल्यू। कस्टमर ट्रस्ट एस्टैब्लिश ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हो गए। कस्टमाइजेशन में आता है पर्सनलाइज प्रोडक्ट इंक्रीज सेटिस्फेक्शन। जो अच्छे पर्सनलाइज प्रोडक्ट होते हैं वो सेटिस्फेक्शन लेवल काफी अच्छे देते हैं। जैसे कस्टमाइज क्लोथिंग है, कोई गिफ्ट है, कोई हमने पर्टिकुलर गिफ्ट बनाया, तो सेटिस्फेक्शन बहुत हाई लेवल होता है कस्टमर का, क्योंकि वो पर्टिकुलरली जो है वो बना है, यानी कस्टमाइज किया गया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि भाई एप्पल जनरेट कस्टमर वैल्यू थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट। जैसे कि अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन उसने बनाई, प्रीमियम डिजाइन भी दे रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी एक्सीलेंट है, कस्टमर जो है विलिंगली पे हायर प्राइजेस। आपको क्या लग रहा है कि एप्पल के फोन के लिए हर कोई पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका कैमरा बहुत अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, ठीक है। सो इसीलिए उसको हाई प्राइस मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, स्टेटस, वैल्यू इन द एप्पल प्रोडक्ट। तो बाकी आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ कस्टमर बाइंग साइकिल एंड सुटेबल एग्जाम्पल। कस्टमर बाइंग साइकिल जो होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर कस्टमर पास बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। कि जब उसने सामान नहीं खरीदा था, खरीद लिया था, और खरीदने के बाद का जो स्टेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं। सो सबसे पहला क्या होता है, ये तो आपने काफी बार पढ़ा ही होगा, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो हम क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, नीड 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 है या प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे कि अ स्टूडेंट नीड्स अ न्यू लैपटॉप फॉर स्टडी। उसको पढ़ाई करने के लिए उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो उसके पास उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और उसको उसकी जरूरत भी है, तो उसके माइंड में नीड क्रिएट हुई है। तो दूसरा, फिर वो जब नीड क्रिएट हुई है कि उसको एक लैपटॉप चाहिए, फिर उसने इन्फॉर्मेशन सर्च करी कि लैपटॉप के रिव्यू ढूंढते हैं ऑनलाइन जो है कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। फिर वो देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज के मिल रहे हैं, फिर वो कंपेयर करेंगे कि एचपी का आ रहा है, डेल का आ रहा है, लेनोवो का आ रहा है, बेस्ट प्राइस किसका है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसके ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम बाय करेंगे, यानी परचेज डिसीजन। यानी डेल लैपटॉप फ्रॉम अ स्टोर से हमने खरीद लिया, और उसके बाद का अपने फ्रेंड से जो कस्टमर का जो रिकमेंडेशन है अपने फ्रेंड्स के, वो देगा कि वो सही है या नहीं, वो पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। सो इसमें आप जरूरी नहीं है लैपटॉप का एग्जांपल दें, आप इसमें कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो। बस आपको याद ये रखना है कि जरूरत पड़ेगी
फिर हम उसके बारे में ढूँढेंगे, उसके फीचर ढूँढेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर उसका फीडबैक देंगे। सो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हम लोगों का कौन-कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कस्टमर की नीड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि हमें सोच में डालते हैं कि नहीं भाई अब तो ले ही लेते हैं। सो सबसे पहला आता है इनकम लेवल। हायर इनकम चेंजेस परचेजिंग पावर। वेल्दी कंज्यूमर जो होते हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं और उन्हें लगता है कि सामान ले लेना चाहिए, गाड़ी ले लेनी चाहिए, रोलेक्स की वॉच ले लें, गाड़ी ले लें, ये सब। एज भी डिपेंड करती है, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस जो होती है। बच्चा अपने खिलौने पसंद करता है और अडल्ट सोचता है कि मैं कुछ गैजेट्स ले लूं। लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है कि अगर हम हेल्दी फूड, अगर हम फिटनेस कॉन्शियस हैं तो हम हेल्दी फूड खाएंगे, और नहीं है तो फिर फास्ट फूड खाएंगे। कल्चर में आता है फेस्टिवल शॉपिंग ड्यूरिंग दिवाली। ये हमारे को, जैसे दिवाली आई, नहीं भाई कुर्ता लेना है, लड़के को लगता है कि नहीं भाई कुर्ता पजामा पहनना है, गर्ल्स को लगता है मुझे साड़ी वियर करनी है या फिर सूट पहनना है। सो फेस्टिवल ने अपने माइंड में एक जो है वो फेस्टिवल के दौरान हमारी नीड जागरूक हुई है। टेक्नोलॉजी में जैसे स्मार्ट डिवाइसेस की डिमांड बढ़ रही है, टीनेजर्स जो है फैशन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी की सैलरी बहुत अच्छी हो गई है, प्रोफेशनल कोई पर्सन बन गया है तो वो भी खरीद सकता है। ठीक है, सो आप इसका एग्जाम्पल कैसे भी दे सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं हमारे चेंज इन एक्सपेक्टेशन को। सो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि मार्केट की कंडीशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से और सोशल ट्रेंड की वजह से। क्योंकि पहले के जो भी कस्टमर्स होते थे तो उनका जो सेटिस्फैक्शन या एक्सपेक्टेशन होती थी वो इतनी हाई नहीं होती थी, नॉर्मल होती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके रीजंस क्या है कि मार्केट में जो नई नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का बदलाव एंड सोशल जो ट्रेंड है, सोसाइटी में जो चेंज देख रहे हैं कि फ्रेंड ने अगर वो कपड़ा पहना है या वो ड्रेस पहनी है या वो गैजेट लिया है या वो सामान लिया है तो हम भी लेंगे। ठीक है, भले ही वो सामान हमने कुछ दिन पहले ही क्यों ना लिया हो और वो क्वालिटी का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हम दोबारा जब किसी का देखते हैं, किसी सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में या कलीग में या कहीं भी, कि अगर वो ही सेम प्रोडक्ट जो है वो लिया गया है, चाहे वो कॉस्टली है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, बट हम फिर भी लेने की चाह रखते हैं। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स यही आ जाते हैं। सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, एडवांस फीचर चाहता है। क्योंकि आज हम कोई भी सामान लेते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी-सी हाई रहती है, कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग भी रहता है कि बेटर अल्टरनेटिव दे रहा है, रेज़ एक्सपेक्टेशन, कि अगर कोई जहाँ से हम सामान ले रहे थे, अगर उसके सामने भी या उसके पड़ोस में कोई दुकान खुल गई है, वही सेम प्रोडक्ट में अच्छी फीचर्स मिल रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और हम सामान भी लेने लग जाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन भी आती है, यानी परचेजिंग पावर भी इफ़ेक्ट करती है हमारी एक्सपेक्टेशन को, कि हम खरीद सकते हैं। एडवर्टाइजिंग भी है कि जो प्रमोशन होते हैं वो कस्टमर की परसेप्शन को शेप देते हैं। एंड पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है, प्रीवियस सैटिस्फैक्शन ने भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को। ठीक है, इसमें ना एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि कस्टमर नाउ एक्सपेक्ट फास्ट डिलीवरी बिकॉज़ कंपनीज लाइक अमेज़न प्रोवाइड सेम डे और वन डे डिलीवरी सर्विसेज। कि कस्टमर जो है वो अब ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको डिलीवरी बहुत फास्ट चाहिए, 8-10 दिन में सामान ना मिलके सेम डे पे अमेज़न डिलीवरी जैसे दे रहा है, डे बाय वन डे डिलीवरी जो मिल रही है, बाकी कंपनीज भी जो हैं वो दे। तो ये एक्सपेक्टेशन अब लोगों की बन चुकी है। सो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन परपेचुअल प्रोसेस विद सुटेबल एग्जांपल। तो अगर परपेचुअल प्रोसेस का शॉर्ट नोट आए या इसके फीचर्स आए या मीनिंग आए तो समझ लेना क्वेश्चन यहीं से है। परपेचुअल प्रोसेस रेफर्स टू द वे इन individual select organize and interpret information to form a meaningful understanding of the environment। यानी कि परपेचुअल प्रोसेस वही है जिसमें हमारे इंडिविजुअल क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी जानकारी है उसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं और एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होती है उससे। जैसे कि इसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। जैसे कि 4 स्टेजेस में आता है, कस्टमर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टिमुली,
अटेंशन में आता है कस्टमर फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि कस्टमर अटेंशन तब डालता है जब उसको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो कस्टमर का फोकस जाता है उसके ऊपर। इंटरप्रिटेशन में आता है इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अंडरस्टूड होनी चाहिए, इवैल्यूएटेड होनी चाहिए। रीअटेंशन में आता है इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी, कि इंडिविजुअल ने, कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन को जो है वो माइंड में, मेमोरी में स्टोर कर लिया है। अब इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। इसमें बोला कस्टमर वाचिंग एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ नाइकी नोटिस अट्रैक्टिव विजुअल्स एंड मोटिवेशनल मैसेजेस। द कस्टमर इंटरप्रेट द ब्रांड एज एनर्जेटिक एंड प्रीमियम। दिस परसेप्शन में इन्फ्लुएंस फ्यूचर परचेजिंग डिसीजन। कि कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनको वैसे तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल आज भी एडवर्टीजमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे इन्होंने नाइकी का बताया है कि उन्होंने नोटिस जो है, मतलब एक अगर कोई कस्टमर देख रहा है, एडवर्टीजमेंट देख रहा है नाइकी के प्रोडक्ट्स का, सो अट्रैक्टिव हैं, विजुअल्स हैं, अट्रैक्टिव विजुअल्स हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस दे रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या कस्टमर क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या रिजल्ट निकाल रहा है कि जो उसका ब्रांड है वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत प्रीमियम है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। सो वो आज अगर सामान नहीं खरीदेगा तो फ्यूचर डिसीजन के लिए वो तैयार है कि वो खरीद ही लेगा। सो ये आप वहां पे लिख सकते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप फीचर्स या फिर मेरिट्स में भी लिख सकते हैं। कि परसेप्शन डिफर होती है, सबकी अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। मार्केटिंग के जो मैसेज होते हैं वो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पास एक्सपीरियंस जो होता है वो इफेक्ट करता है इंटरप्रिटेशन को। एंड सिलेक्टिव अटेंशन इज कॉमन अमंग कंज्यूमर्स, यानी जो हमारे अटेंशन होती है वो भी हमारे कंज्यूमर के दौरान जो होती है वो हमें मिलती है। सो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर नॉलेज, ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर नॉलेजेस। यहाँ पे हम बात करते हैं कस्टमर की नॉलेज के बारे में और कस्टमर के नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से टाइप्स है। तो यहाँ पे बात करेगी है कस्टमर नॉलेज रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस, बिहेवियर, एक्सपीरियंस। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई कस्टमर इफेक्टिवली, यानी कस्टमर की जो नॉलेज होती है वो हमें ये बताती है कि जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी गई है किसके दौरान, अबाउट किसके लिए करी गई है, कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है। सो ये हमारे को हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मदद मिलती है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि हेल्प इन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लानिंग, यानी कि प्रोडक्ट में भी मदद मिलती है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए एंड मार्केटिंग की प्लानिंग क्या रहेगी। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस कैन बी पर्सनलाइज। सर्विसेज अगर अच्छी मिलेंगी तो कस्टमर जो होगा वो ऑटोमेटिक जो है वो जो सेटिस्फाई हो जाता है। लॉयल्टी भी इंप्रूव होती है, कस्टमर फील करता है, वैल्यू फील करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कस्टमर जो है वो एक तरीके से बिजनेस रिस्पॉन्ड फास्टर टू मार्केट नीड्स, मार्केट की नीड के हिसाब से जो है वो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्ड मिलने लगता है। इनोवेशन भी होता है, कस्टमर फीडबैक जो होता है वो सपोर्ट करता है नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कि अगर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कस्टमर का फीडबैक भी यहाँ पे लिया जाए और उसको ठीक किया जाए। सो यहाँ पे जो है टाइप बताए गए हैं कस्टमर की नॉलेज के हिसाब से। सो सबसे पहला आता है नॉलेज अबाउट कस्टमर, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर डेमोग्राफिक एंड हैबिट्स, यानी कि उसकी एज, इनकम, बाइंग पैटर्न के हिसाब से होता है ये। नॉलेज फॉर कस्टमर्स जो होता है वो होता है प्रोडक्ट मैनुअल होगा, एडवर्टीजमेंट कैसे चलाई गई है, कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करना है, ऑनलाइन रिव्यू लेके, सर्वे करके। सो इससे क्या होता है, नॉलेज दी जाती है कस्टमर को एक तरीके से कि ये प्रोडक्ट मार्केट में उतर चुका है, आप ले सकते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया स्पॉटिफाई का। स्पॉटिफाई यूजेस कस्टमर लिसनिंग डेटा टू रिकमेंड सॉन्ग एंड प्लेलिस्ट, इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन। वो डे बाय डे जो है अपने जो इम्प्रूव करता है अपने जो भी ऐप में चीजें चल रही हैं ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो और सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब वेरियस टूल फॉर कस्टमर वैल्यू कम्युनिकेशन, कि कस्टमर वैल्यू का जो कम्युनिकेशन होता है उसके कौन कौन से टूल हैं, कौन कौन से औजार हैं। तो कस्टमर वैल्यू कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करना किसके बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेनिफिट्स के बारे में बताना होता है कि क्या क्या उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें सर्विस की हैं। सो सबसे पहला टूल में आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी कि जो हमारी प्रचार होता है उससे कस्टमर अवेयर होता है, इंटरेस्ट लेता है। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अगर किसी चीज की ऐड आती है तो भले ही हम आज ना खरीदें लेकिन इन फ्यूचर ले ही लेते हैं।
सोशल मीडिया की बात करूँ तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कस्टमर का, एंड सेल प्रमोशन होती है, इनकरेज करता है क्विक परचेजेस, ठीक है। सेल्स भी प्रमोट हो रही है, पब्लिक रिलेशन जो है पॉजिटिव इमेज बिल्ड होती है, तो कस्टमर ले ही लेता है, ठीक है। और फिर ईमेल मार्केटिंग होती है, जो कि ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, ऑफर्स दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, जैसे कोको कोला का एग्जांपल दिया इन्होंने कि कोको कोला कम्युनिकेट करता है कस्टमर वैल्यू थ्रू इमोशनल एडवर्टीजमेंट दे दी उसने, नए नए कोई मीडिया कैंपेन्स चला दिए, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हो गए, तो इससे क्या है, लोग अवेयर हो रहे हैं कोको कोला के बारे में, और उनको जो है मन नहीं भी होता तो भी वो खरीद के पी ही लेते हैं। सो नेक्स्ट आता है नरेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड व्हाइल कम्युनिकेटिंग वैल्यू टू द कस्टमर, कि इफेक्टिव वैल्यू कम्युनिकेशन जो होता है वो बिजनेस अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो इफेक्टिव वैल्यू कम्युनिकेशन होता है वो मदद करता है बिजनेस को, बिजनेस अट्रैक्ट एंड री अटेंशन कस्टमर, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करना और उनको अटेंशन देना। तो प्रैक्टिस और एक्सप्लेनेशन में आता क्या है, तो इसके अंदर आता है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, यहाँ पे हमें कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना होता है, यानी कि टेलर मैसेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से उसकी नीड को फुलफिल करना, और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, यानी कम्युनिकेशन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाइलाइट्स बेनिफिट में आता है फोकस ऑन कस्टमर एडवांटेज रेदर देन फीचर्स, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी में आता है मिसलीडिंग क्लेम अवॉइड करना। नेक्स्ट आता है कि कंसिस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करना, यानी इंश्योर यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म, इनकरेज फीडबैक, यानी कि जो कस्टमर हैं उनका उनके बारे में सुनना कि वो क्या कहना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को लेके और उनका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो मतलब मेन बात यहाँ पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने की है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के प्रति एडवांटेजेस बताना, उनके माइंड में जो भी डाउट्स हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो क्लियर करना। फॉर एग्जांपल एप्पल इफेक्टिवली कम्युनिकेट वैल्यू बाय फोकसिंग ऑन इनोवेशन, डिजाइन, प्राइवेसी एंड प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस, कि यानी कि एप्पल जो है आज उसका फोन हम क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज मार्केट में उसकी वैल्यू है, एक ब्रांड इमेज है, वो इनोवेशन की तरफ है, हर 6 महीने में कोई नया मॉडल लॉन्च कर ही देता है नए नए फीचर्स के साथ, डिज़ाइन, प्राइवेसी, प्रीमियम यूजर्स, इसी की वजह से एप्पल के एग्जांपल्स आपको बहुत सारे देखने को अभी इन फ्यूचर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आता है सर्विस क्वालिटी। Service quality refers to the ability of a service provider to satisfy customer need and expectation consistently. It measures how well a service matches customer expectation. यानी सर्विस क्वालिटी से मतलब है कि वो एबिलिटी, वो क्षमता जो भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो दी जा रही है ताकि कस्टमर की ज़रूरत पूरी हो सके, उसके जो माइंड में एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सके। हाउ वेल अ सर्विस मैचेस, जो भी सर्विस है वो कैसे मैच करेगी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के साथ, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस दे रही है तो उसका जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है वो दोनों मैच करने चाहिए। अगर वो दोनों करेंगे तो कस्टमर भी बना रहेगा, लॉयल्टी, पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट रहेगी। डायमेंशंस की बात करूँ तो रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी, टेंजिबल्स, ये सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोरियर का कंपनी का इन्होंने फिर से एग्जांपल दिया कि आजकल लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ भी सामान मंगाए तो फटाफट आ जाए, जैसे ब्लिंकिट है वो थोड़ा महंगा देता है प्रोडक्ट, बट स्टिल जल्दी डिलीवरी कर देता है 10 मिनट के अंदर। अगर हमें इमरजेंसी में चाहिए तो थोड़ा कॉस्टली होगा, बारिश आ रही है तब भी हमें डिलीवरी मिल जाती है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर, 20 मिनट के अंदर अंदर। सो क्या है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को जो भी डिलीवरीज मिलती है वो जल्दी मिल जाए। रिस्पॉन्सिवनेस में आता है कि विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर क्विकली, कि यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स देना है कस्टमर की कंप्लेन का, क्योंकि जब हमारा बिजनेस चलने लगता है तो हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते तो हम हैं, पढ़ भी रहे हैं, इन फ्यूचर आप बिजनेस करोगे तो आपको पता होगा कि कस्टमर की कंप्लेन को कैसे टैकल करना है, लेकिन जब बिजनेस पीक पे होता है, चल रहा होता है, ठीक है, तो फिर आता है इंश्योरेंस है, एम्पैथी है, यानी कि बैंक स्टाफ गिविंग एक्यूरेट गाइडेंस दे रहा है, जो नॉलेज दे रहा है, डॉक्टर समझ रहा है पेशेंट के कंसर्न क्या है, क्लीन होटल रूम एंड यूनिफॉर्म, ये सब टेंजिबल है, यानी कि ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये डायमेंशन है सर्विस क्वालिटी के, कि अगर हर एक चीज का बिजनेस अलग है, जैसे कि इन्होंने होटल का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर का दिया, ठीक है, बैंक स्टाफ का दिया, ये सारे जो है वो अपने-अपने हिसाब से कस्टमर को सर्विस देंगे और बेटर वे में देंगे, ठीक है। जैसा अभी इन्होंने एग्जांपल दिया ताज होटल का,
ताज होटल इज ऑल्सो नोन फॉर एक्सीलेंट सर्विस क्वालिटी के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे गेस्ट की केयर अच्छे से होती है, क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, लग्जरी फैसिलिटीज होती है, तो कस्टमर ऑफ्टन रिविजिट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सर्विस एक्सपीरियंस। कि कस्टमर दोबारा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अच्छी सर्विस मिली और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। नेक्स्ट आता है कस्टमर लॉयल्टी ग्रिड क्या होती है। तो देखो भाई, सबसे पहले कस्टमर लॉयल्टी ग्रिड एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज किया जाता है कस्टमर को क्लैरिफाई करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, उनके लेवल ऑफ लॉयल्टी एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स अ ब्रांड, कि भाई उनका जो ब्रांड के प्रति जो एटीट्यूड है, जो लॉयल्टी है, उसके बारे में जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया, ये हेल्प करता है बिजनेस को लॉयल एंड नॉन लॉयल कस्टमर के बारे में बताता है। जैसे ट्रू लॉयल्टी क्या होती है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाती है और रिपीट परचेज बिहेवियर होता है कि कस्टमर दोबारा आएगा। ठीक है, जैसे कस्टमर ऑलवेज बाइंग द सेम स्मार्टफोन ब्रांड, मॉडल चेंज कर रहा है लेकिन खरीद वो वही रहा है। अगर उसने एप्पल का 15 खरीदा है तो 16 17 भी खरीदेगा, क्योंकि एक ट्रू लॉयल्टी बन चुकी है। लेटेंट लॉयल्टी में आता है कस्टमर लाइक अ ब्रांड बट बाय ओकेजनली ड्यू टू हाई प्राइस। अब यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड है बट कम फ्रीक्वेंट परचेजेस है। तो ये इसका एग्जांपल दिया, जैसे कस्टमर जो है वो पसंद कर रहा है ब्रांड को बट बाय ओकेजनली ड्यू टू हाई प्राइस। ओकेजनली वो खरीद रहा है लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उसको उस टाइम पे उसकी जरूरत है। सो इस प्रकार से आप जो है इसके एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे स्टारबक्स का एग्जाम्पल है, स्टारबक्स बिल्ड ट्रू लॉयल्टी थ्रू वर्ड्स रिवॉर्ड प्रोग्राम, पर्सनलाइज सर्विस एंड कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। भाई स्टारबक्स का जो एग्जांपल है, उसका स्टारबक्स का नाम आते ही मेरे दिल में भी कुछ होने लग जाता है, मतलब दिमाग में भी, कि मन करता है कि बस फटाफट से इनके आउटलेट पे जाओ और एक फटाफट से कोल्ड कॉफी ले लो। सो स्टारबक्स ने एक लॉयल्टी बिल्ड करी है रिवॉर्ड प्रोग्राम के प्रति, और पर्सनलाइज सर्विस भी वो लोग देते हैं। प्रॉपर नेम अनाउंस होता है, प्रॉपर कॉफी बनती है, या जो भी आप वहां से लेते हैं, कोल्ड या हॉट या कैपुचिनो व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद है। सो कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है वो यहाँ रहता है, और कस्टमर जो है वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे आराम से उसको बढ़िया एम्बियंस लगता है, वो वहां जाके कॉफी इंजॉय करता है और अपना काम भी कर लेता है। ठीक है। सो कस्टमर रीअटेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि कस्टमर रीअटेंशन स्ट्रैटेजी आर मेथड यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कि भाई जो लंबे समय के लिए कस्टमर को बनाए रखना है, तो भाई उसके लिए क्या करना होगा, क्या स्ट्रैटेजी है। वही सारे पॉइंट्स है जो मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, सेम है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लॉयल्टी है, रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उनकी कंप्लेन को सॉल्व कर दें। ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर था, इसलिए डाला था ताकि पता लग सके। स्टेजेस हैं सर्विस रिकवरी की। हम्म सो सबसे पहले यहाँ पे सर्विस रिकवरी रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो एक्शन लिया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लिया जाता है, कि कस्टमर को जो भी सर्विस का फेलियर हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है उसको रिजॉल्व करना। क्योंकि अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम हो जाएगा, दोबारा वो कस्टमर नहीं आएगा, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विस है। एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाता है कंप्लेन को, फिर कस्टमर की सुननी पड़ती है, फिर उसको ऑफर करना पड़ता है कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको एक्सचेंज कर दो, ऑफर दे दो, डिस्काउंट दे दो, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है आफ्टर रिजोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, वो मैं छोड़ दूंगी, और जो नहीं करा है वो करवाऊंगी। कस्टमर वैल्यू स्ट्रैटेजी, ये लगभग हो चुका है ऊपर। ब्रांड इमेज, ये छोड़ दो, सेम ही है ये। उसके बाद है कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, ये भी मैंने करवा दिया है, प्राइसिंग प्लेस वाला था। एक ये क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स का। सबसे पहला आता है कस्टमर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बाइंग बिहेवियर, यानी कस्टमर को क्लासिफाई किया जाता है उसके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से, लॉयल्टी के हिसाब से, और उसके परचेजिंग पैटर्न के हिसाब से। अब कस्टमर देखो कई तरह के होते हैं, जब हम खुद भी दुकान चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे, तो हमें समझ आएगा कस्टमर कितने प्रकार का है।
तो एक होते हैं नए कस्टमर जो फर्स्ट टाइम आते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपर होते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कोई सामान खरीदा है। रिपीट मतलब वो मंथली ग्रोसरी बायर्स होते हैं कि हमारे यहाँ पे परचून की दुकान है, वहीं से हम 15 दिन में 10 दिन में जाके जो सामान लेते हैं वो रिपीट कस्टमर है। लॉयल कस्टमर कौन से होते हैं, जो कि कस्टमर स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं ब्रांड के साथ, जैसे स्मार्टफोन का एग्जांपल है। डिस्काउंट कस्टमर कौन से होते हैं, जो फेस्टिव सेल शॉपर होते हैं, जो सिर्फ डिस्काउंट के लिए आते हैं। इम्पल्स कस्टमर कौन से होते हैं, जो कि कस्टमर मेकिंग सडन परचेज, जो कि अचानक से ही खरीद लेते हैं, उसे हम इम्पल्स कस्टमर कहते हैं। एक तरीके से जो है इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे फ्लिपकार्ट क्लासिफाई कस्टमर बेस्ड ऑन बाइंग फ्रीक्वेंसी एंड प्रेफरेंस टू प्रोवाइड कस्टमाइज ऑफर एंड रिकमेंडेशन। कि भाई फ्लिपकार्ट भी क्या करता है, कस्टमर को जो है कैटेगरी में बांटा है उसने, बाइंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंड प्रेफरेंस के हिसाब से उसको ऑफर दिखाता है, रिकमेंडेशन देता है। सो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक ये है कि भाई कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट के कुछ यहाँ पे सक्सेस फैक्टर हैं। ये वही सेम क्वेश्चन उसी के तरीके का है जो मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि कस्टमर को पहले समझना, उसको अच्छी सर्विस देना, ठीक है, एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग देनी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, इनोवेशन करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, फिर कस्टमर के फीडबैक लेना है और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है तो वो उसी के टाइप का ही, बट एक बार समझ लो। सो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, सीवीएम जो है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट कह सकते हो, जो कि रिक्वायर्ड होता है एक सक्सेसफुल कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट में, सीवीएम में। और ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने में और लंबे समय तक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए ये हमें पढ़ाया जा रहा है। तो फैक्टर में आता है पहले कस्टमर को समझो, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, उसकी नीड, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो समझो। उसके बाद उसको एक अच्छी सी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करो। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय रखा हुआ है काम करने के लिए, उस एम्प्लॉय को स्किल्ड होना चाहिए और उसको अपने कस्टमर इंटरेक्शन इम्प्रूव करने चाहिए। टेक्नोलॉजी भी इनहांस होनी चाहिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस कस्टमर को प्रोवाइड हो, इनोवेशन हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, इम्प्रूवमेंट हो उसमें पहले से, ताकि कस्टमर जो है वो बार-बार खरीदे। क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए कस्टमर के साथ, उसको सही चीज़ें बताना, कोई भी गलत चीज़ या उसको जो है एक्सप्लेन नहीं करनी कि आज अपने फ़ायदे के लिए कस्टमर को कुछ भी बता रहे हैं। कस्टमर का फीडबैक भी लेना जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, तो उसका एक जो कहते हैं ना माइंड में जो ब्रांड के प्रति इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी और ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। सो इसका एग्जांपल दिया इन्होंने कि अमेज़न सक्सीड इन सीवीएम थ्रू कस्टमर फोकस पॉलिसी, फास्ट डिलीवरी, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कि अमेज़न ने यहाँ पे जो है कस्टमर की जो पे फोकस किया, पॉलिसी पे, जल्दी से डिलीवरी करनी है, लेट नहीं करना एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देनी है। तो इस प्रकार जो है कस्टमर के प्रति जो है वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रति जो काम है वो पूरा हो जाता है। सो ये था पूरा का पूरा पीडीएफ जो मैंने आपको कराया। जो सिमिलर क्वेश्चन थे लगभग सेम थे वो मैंने नहीं कराए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।